गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने पीछे के क्लासेस को पढ़ा होगा। आज हम लोग एनसीईआरटी 6th क्लास के 3rd चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और आज के क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और ये क्लास देखने के बाद आप लोगों को खुद फील होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आप लोगों को बहुत सारी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका चैप्टर है आरंभिक नगर, यानी कि शुरुआती दौर के जो नगर हैं। कल के क्लास में आपने देखा था कि जो शुरुआत में नगर डेवलप हुए हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाने गए और ये सिंधु नदी के आसपास डेवलप हुए थे और इनका टाइम पीरियड 4700 वर्ष पहले का है, यानी कि आज से लगभग 4700 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु नदी के किनारे। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं पिछले 2 क्लास में। देखिए आज का आपका जो हेडिंग है ये है आरंभिक नगर, यानी कि शुरुआती दौर के जो नगर हैं जिसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता आता है। पुराने भवन का संरक्षण, यहाँ पे हमें देखना है। ये कुछ बच्चे हैं जो कुछ बातें करेंगे। कहना है जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे। यानी कि पुराने ज़माने के जो घर होते हैं उन्हें हम खंडहर कहते हैं, जो बसे हुए अवशेष होते हैं खंडहर के रूप में होते हैं। वो देखने में थोड़े से डरावने होते हैं। तो ये जो बच्चे हैं खेल रहे हैं ये इस खंडहर को कह रहे हैं कि ये भूतहा घर है। और आगे कह रहे हैं, एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। आगे कह रहा है, इस कहानी से आपको एक भूमिका बनेगी जिससे आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आगे कह रहा है कि यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। क्या रीज़न है कि लोग चाहते हैं इस खंडहर की मरम्मत हो और ये लंबे समय तक बना रहे? इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों है लोगों को इतना लगाव? ऐसा ये जो बच्चे हैं ये सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आपकी हड़प्पा की कहानी हम देखेंगे। हड़प्पा की कहानी आप सभी को पता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या इसी को कहते हैं नगरीय सभ्यता, इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और ये पहला सभ्यता है जो नगरीय सभ्यता है या जहाँ पे नगर का विकास हुआ है। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बता दे रही हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये अपने आप में उस समय की अद्भुत सभ्यता है जहाँ पे नगरीय संस्कृति डेवलप हुई है और ये पहली सभ्यता है जहाँ नगरीकरण बड़े पैमाने पे देखने को मिला। और नगरीकरण ऐसा कि बिल्कुल अद्भुत था। उस समय की व्यवस्था, उस समय के नगर, उस समय के सड़क, उस समय के भवन, उस समय की जितनी भी कलाकृतियाँ हैं अपने आप में अद्भुत हैं। इतने प्राचीन टाइम में इतनी विचित्र चीज़ें वहाँ पे थी, इतनी अच्छी व्यवस्था थी जो आज के टाइम में देखने को मिलता है बड़े बड़े नगरों में। तो हम देखेंगे इसी अद्भुत जो है सिंधु घाटी सभ्यता को और जानेंगे कि क्या खास बातें हैं, क्यों आज ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्यों आयोग यहाँ से आज भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। और सच बताऊँ ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत आनंद आता है और बहुत सारी अद्भुत चीज़ें जानने को मिलती हैं जो आज के क्लास में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं, आगे हम बढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की कहानी से। यानी कि कह रहा है हड़प्पा की कहानी, अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी खुद कहते हैं। यानी कि जो पुरानी इमारतें होते हैं वो अपनी कहानी खुद बताते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेल लाइन बिछाई जा रही थी, आज से 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं थी। आज से लगभग 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और लोगों को रेलवे ट्रैक पर बिछाने के लिए ईंट की ज़रूरत महसूस हुई, उस समय इन्होंने देखा कि रेलवे ट्रैक जहाँ बिछा रहे हैं उसके आसपास खंडहर हैं
और उन खंडहर में अच्छी ईंटें हैं। लोगों ने उस ईंटों को निकाल लिया ये समझ के कि ये खंडहर है, और उस ईंट को रेलवे लाइन में बिछा दिया और उस पर जो है यूज़ कर लिया, और इसकी वजह से वहाँ की हज़ारों या कहीं बहुत सारी जो इमारतें हैं वो नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, जिन पर हम अच्छा रिसर्च कर सकते थे, शोध कर सकते थे और बहुत सारी अच्छी चीज़ें जान सकते थे। वो सारी इमारतें टूट गई, बिखर गई, बिकॉज लोगों ने उसके महत्व को नहीं समझा। उन्हें लगा ये मात्र एक खंडहर है, एक सभ्यता है, ये कोई नहीं जानता था। और उस ईंट को उजाड़ करके लगा दिया गया, रेलवे लाइन में बिछा दी गई, जिसकी वजह से बहुत सारी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। लोगों को कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसी कोई अद्भुत सभ्यता भी होगी, जिसके बारे में आगे चल करके जब लोगों को पता चला तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या हुआ इस सभ्यता के साथ। कह रहा है उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, यानी कि रेलवे लाइन बिछ गई, लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उन्होंने एक अच्छी खासी सभ्यता के बहुत सारी इमारतों को नष्ट कर दिया है। उसके बाद और समय गुजर गए, यानी कि लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी कि 80 साल पहले हमें पता चला कि इस महाद्वीप का सबसे पुराना जो शहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। आगे कह रहा है चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातन स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ है। ये बात याद रखिएगा। हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहली बार जो स्थल खोज में सामने आया उसका नाम हड़प्पा था, यह हड़प्पा रखा गया। और इसी वजह से इसके बाद जितनी भी इमारतें, जितनी भी नगर, जितनी भी वस्तुएं मिली उन सबको कहा गया कि यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, बिकॉज पहला जो प्लेस था वो हड़प्पा था और पहले प्लेस के नाम पर ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। और ये नगर कह रहा है कि लगभग कितने साल पहले बनाए गए होंगे, तो कह रहा है 4700 साल पहले बनाए गए होंगे, यानी कि लगभग 2700 ईसा पूर्व में ये नगर अपने डेवलप अवस्था में थे, जो अभी तक के खोजों से लोगों को पता चला। ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि जब ये खंडहर सामने आए और बाद में रिसर्च हुआ और पता चला कि यहाँ पे एक सभ्यता है, तो विद्वानों ने कहा कि इसका नाम होगा हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे जारी रही तो बहुत सारे जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जो सिंधु नदी है उसके आसपास ज़्यादा स्थल मिलने लगे। तो विद्वानों ने कहा कि सिंधु नदी के आसपास डेवलप हुई थी, इसलिए इसको हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जैसे जैसे खुदाई जारी रहा तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े महानगर हैं और बहुत ज़्यादा नगर होने की वजह से फिर इसका एक और नाम पड़ गया नगरीय सभ्यता। आगे खुदाई जारी रही और फिर इन्होंने बहुत सारे ऐसे वस्तुएं मिली जो कांसे की बनी थी, यानी कि तांबा और टीन मिला करके कांसा बनाया गया था और कांसे से हथियार, औजार, बर्तन और बहुत सारी वस्तुएं बनाई गई थी। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता होना चाहिए। और फिर आगे खुदाई जारी रहा तो पता चला कि सरस्वती यानी कि घग्गर नदी के किनारे सबसे ज़्यादा बस्ती प्रकाश में आया। सिंधु घाटी नदी से भी ज़्यादा बस्ती घग्गर यानी कि सरस्वती नदी के पास पाए गए। तो लोगों ने कहा कि अब इसका नाम घग्गर सभ्यता रख दिया जाना चाहिए। लेकिन तब तक इतने नाम हो चुके थे कि उसमें डिस्प्यूट हो गया। फिर उसके लिए भी एक सम्मेलन या मीटिंग बुलाया गया कि वास्तव में इस सभ्यता का नाम क्या होना चाहिए। और इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि इन सब में जो सबसे सटीक नाम होगा वो है जो पहला प्लेस हमें खुदाई में मिला है, जिसको हम हड़प्पा कहते हैं, उसी के नाम पे सभ्यता का नाम हो जाना चाहिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि सभ्यता का सबसे सटीक या सबसे बेहतरीन नाम आप क्या रख सकते हैं, तो सबसे सटीक और बेहतरीन नाम इसका हड़प्पा होगा। और ये चीज़ मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ कि इसके क्या क्या नाम पड़े थे, ये याद रखिएगा क्योंकि आयोग ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका सबसे सटीक नाम क्या होना चाहिए या सिंधु घाटी सभ्यता के क्या क्या नाम थे। तो सबसे पहली बात, इसका नाम था हड़प्पा। पहले इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। उसके बाद जब खुदाई जारी रही और सिंधु नदी के किनारे ज़्यादा प्लेस मिले तब इसका नाम क्या रख दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन ये सिलसिला आगे भी जारी रहा और खुदाई और ज़्यादा हुआ और बहुत सारे नगर प्रकाश में आए, तब इसका नाम रख दिया गया नगरीय सभ्यता। इसका नाम पड़ा नगरीय सभ्यता, एक और नाम हो गया इसका।
और फिर खुदाई से और भी ज़्यादा चीज़ें प्रकाश में आई और पता चला बहुत सारे हथियार, औजार, वस्तुएं और चीज़ें कांसे की बनी है, तो इसका नाम हो गया कांस्य युगीन सभ्यता। इसको कांस्य युगीन सभ्यता नाम भी दे दिया गया। आगे खुदाई जारी रही तो पता चला कि घग्घर नदी यानी कि सरस्वती नदी के किनारे और भी ज़्यादा नगर सामने आए, सिंधु घाटी सभ्यता से भी ज़्यादा नगर सामने आए। तो ये हुआ कि अब इसका क्या नाम रखा जाए, क्या इसका नाम घग्घर सभ्यता रख दिया जाए। अब यहाँ पे डिस्प्यूट होना लाजमी था। 5 नाम मिल चुके थे हमें इस सभ्यता के, जिसमें से सबसे सही नाम क्या हो, इस पे मीटिंग हुई। तो आयोग पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नाम था। तो अगर ऑप्शन में ये सभी हैं और उपरोक्त सभी का ऑप्शन है तो सभी सही हो जाएंगे। इसमें से अगर 4 ऑप्शन दिया है, उपरोक्त सभी का ऑप्शन है तो सभी सही हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में ऐसा भी आयोग ने पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऑथेंटिक नाम क्या होगा। वहाँ पे नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, घग्घर सभ्यता दे देगा। तो आपका सबसे ऑथेंटिक नाम हड़प्पा सभ्यता है, जिसको लास्ट में मान दिया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इस सभ्यता के इतने सारे नाम हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक नाम हम किसे मानेंगे, हड़प्पा को मानेंगे। आयोग ने इसी को माना है। तो दोनों बातें याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे ऑथेंटिक नाम भी और साथ ही कौन कौन से नाम इसके आगे पड़े और किस आधार पे पड़े। तो यहाँ तक आपने बातें देख ली, नामकरण हो चुका इस सभ्यता का। अब हम आगे देखेंगे और भी बातें क्या हैं खास जो हमें जाननी है। कह रहा है पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? आपको पता है कि हमेशा हम पुरानी इमारतों को, पुरानी चीज़ों को तोड़कर उसकी जगह नई इमारत, नई चीज़ें बना देते हैं। क्या हमेशा हमें पुरानी चीज़ों को तोड़ देना चाहिए? ये आपके लिए सवाल है। आप बताएंगे कि अगर तोड़नी चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं तोड़नी चाहिए तो क्यों नहीं तोड़नी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो ये आपकी हड़प्पा सभ्यता हमें मिली थी, इसकी क्या विशेषता थी, क्या बात थी, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। कह रहा है इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ये पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा कि ये जो सभ्यता है इसकी क्या खास विशेषता। पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं, 2 या इससे ज़्यादा भागों में भी कहीं कहीं देखने को मिले। जैसे धौलावीरा में 3 भाग में बटा है, कहीं 2 भाग में है, कहीं 1 भाग में है। तो 2 या 2 से अधिक भागों में बटा हुआ है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कीजिएगा। आगे कह रहा है प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था। ये पॉइंट याद रखिएगा, जो 2 भागों में बटा है। मान लीजिए आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आपने देखा कि ये 2 भागों में बटा है मोस्टली, और कहीं कहीं आपको मिलेगा 2 से अधिक और कहीं कहीं ये सिंगल भी मिलेगा। तो इन 2 भागों में जो इनका पश्चिमी टीला है वो छोटा है, जो आपका पूर्वी टीला है वो बड़ा है। ये विशेषता है इसकी, याद रखिएगा। जो पश्चिमी भाग है वो छोटा है और ऊंचाई पर है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। छोटा है और ऊंचाई पर है। और पूर्वी हिस्सा जो है ये बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। इसका सेम अपोजिट होगा, ये बड़ा होगा और निचले इलाके में होगा, यानी कि नीचे होगा। आगे कह रहा है ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। ये जो ऊंचाई वाले भाग में है, जो छोटा है, इसको पुरातत्वविदों ने कहा कि ये नगर का दुर्ग है, किला है। आगे कह रहा है निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। ये चीज़ भी याद रखिएगा, इसको कहा कि किला है, और जो पूर्वी वाला है, बड़ा वाला, इसको कहा कि ये निचला नगर है, निचला नगर है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। आगे कह रहा है दोनों हिस्सों को 4 दीवारियों से पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। यानी कि ये जो किले हैं इनके आसपास या चारों तरफ क्या होते थे, 4 दीवारी बनाई जाती थी, बाउंड्री बनाई जाती थी, जो क्या होती थी, पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। याद रखिएगा, पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक इसकी दीवारें खड़ी रहीं। आप सोचिए, हजारों साल तक ये ईंटें इतनी मजबूत थे कि ये दीवारें खड़ी थी, तभी तो आज से 150 साल पहले उसकी ईंटों को रेलवे ट्रैक में बिछाने का काम किया गया। सोचिए कितने मजबूत रहे होंगे वो, जो उनकी इमारतों के ईंटों को इतने साल बाद भी हम रेलवे ट्रैक में यूज़ कर रहे हैं। कितनी मजबूती थी, कितनी अच्छी तरीके से पकाई गई थी। ये इस समय की विशेषता है, इन नगरों की विशेषता है, इस समय बनाए गए मानव के ईंटों की विशेषता है। और ये बात भी याद रखिएगा, उस समय के जो ईंट हैं वर्तमान के ईंट जैसे ही बनाए जाते थे। जैसे वर्तमान में हम बनाते हैं ना 4:2
4:1, 4:2:1 का अनुपात होता है, यानी कि लंबाई ईंट की 4 इंच अगर है तो उसकी जो आप देखेंगे चौड़ाई है वो 2 इंच होगी और मोटाई 1 इंच होगी। इसी अनुपात में सिंधु घाटी सभ्यता में भी ईंट बनाए जाते थे, 4:2:1 के अनुपात में ईंट बनाए जाते थे। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बनाते थे लोग। और जुड़ाई और चुनाई भी बॉन्ड पद्धति का होता था, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। जैसे हम एक ईंट रखते हैं, फिर हम दूसरा ईंट रखते हैं और फिर हम तीसरा ईंट रखते हैं, फिर हम जब दूसरी बार ईंट रखते हैं तो हम ज्वाइंट पर रखते हैं, यानी कि ईंट जो है उसके बीच में ज्वाइंट आता है। यहाँ पे देखिए ये बंध गया ना, बॉन्ड हो गया, ये जो है बॉन्ड का काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहते हैं। और इसी पद्धति पे सिंधु घाटी सभ्यता वालों ने जुड़ाई किया है। ये अद्भुत टेक्निक सोचिए, आपके पूर्वज आज से 4700 साल वर्ष पहले ही यूज कर चुके हैं और ईंट भी इसी अनुपात में बनाया जाता था जिस अनुपात में आज बनते हैं। तो ये सारी खास बातें याद रखिएगा, अद्भुत बातें हैं जो आपके पूर्वजों ने आज से इतने साल पहले यूज किए थे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे और क्या खास बातें हैं जो आपको जाननी है। कह रहा है दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह की करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। दीवार के लिए चिनाई, आपको पता चल गया कि कैसे चिनाई जुड़ाई हो रही है, इंग्लिश बॉन्ड से हो रही है, जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से आपके महानगर से या सिंधु घाटी स्थल से विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार आपके कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसको कह रहा है कि आपका महान स्नानागार। ये पुरातत्वविदों ने इसको महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट का उपयोग किया गया है, प्लास्टर का उपयोग किया गया है। इसमें ईंट को लगा करके उसके ऊपर प्लास्टर किया गया है मजबूती देने के लिए, ताकि पानी का रिसाव ना हो। आगे कह रहा है इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। आप सभी को पता होगा ना, चारकोल जिसको अलकतरा कहते हैं। ये आप देख रहे हैं ईंट का यूज किया जा रहा है, ईंट के ऊपर से प्लास्टर भी लगाया जा रहा है, प्लास्टर के ऊपर से फिर इन लोगों ने चारकोल का यूज भी किया है। वाटर प्रूफ, यानी कि जो पानी है वो बाहर रिस के ना जाए, ऐसी व्यवस्था महान स्नानागार में उस समय के लोगों ने किया था। सोचिए कितना टेक्निकल सोच थी उनकी, कितना वैज्ञानिकता थी, कितना उच्च सोच रखते थे, कितना बेहतरीन खोज उन्होंने किया था। इसके अलावा इस सरोवर में, यानी कि इस विशाल स्नानागार में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां भी थी। 2 तरफ से, यानी कि उत्तर दक्षिण से जो विशाल स्नानागार बना हुआ था, इसमें सीढ़ियां भी थी, उत्तर से भी और आपके दक्षिण से भी, यानी कि नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। उत्तर और दक्षिण से इसमें सीढ़ियां भी बनी थी कि लोग सीढ़ियों की सहायता से नीचे उतर करके स्नान कर सकते थे, गहराई तक जा सकते थे। जितनी उनको ज़रूरत होती थी उतनी सीढ़ियां वो उतर करके नीचे तक जा सकते थे। ये देखिए, ये सारे कितने खूबसूरती से वो बनाया गया होगा, जिसमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया था। आगे देखिए, कह रहा जो स्नानागार है उसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे, क्योंकि उस स्नानागार में स्नान करने के बाद महिला पुरुष को वस्त्र भी तो चेंज करने होते थे, तो वस्त्र चेंज करने के लिए उसके चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ये आयोग ने पूछा है कि विशाल जो स्नानागार है उसमें पानी की आपूर्ति कहाँ से होती थी, तो कुएं से पानी उसमें डाला जाता था। अद्भुत चीज़ है। उपयोग के बाद उसे खाली कर दिया जाता था। ये देखिए, और भी बेहतरीन बात, ऐसा नहीं है कि यूज करने के बाद पानी उसमें पड़ा रहेगा और वो सड़ेगा और बदबू आएगा, नहीं। जब वो काम खत्म हो जाता था तो उस कुंड को खाली भी कर दिया जाता था, पानी को वहाँ से हटा दिया जाता था। शानदार काम था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। शायद जो बड़े बड़े संभ्रांत लोग थे, विशिष्ट लोग थे, वो विभिन्न अवसरों पर स्नान किया करते रहे होंगे। जैसे अभी भी है हमारे यहाँ कुछ खास अवसरों पे लोग स्नान करने के लिए नदियों में जाया करते हैं, और वो खास करके धार्मिक परिप्रेक्ष्य में ऐसी चीज़ें उस समय भी रही होंगी, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। क्योंकि इस समय के बारे में हमारे पास कोई लिखित जो जानकारी है वो हम पढ़ नहीं सके हैं। आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियां हैं वो भाव चित्रात्मक है, यानी कि फिगर चित्र बना बना करके उन्होंने अपनी बातों को एक दूसरे से एक्सप्रेस किया था, जिसको आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया, यानी कि पढ़ नहीं पाया। तो लिपियां हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हम जो भी जानकारी हमें मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों से या पुरातात्विक साक्ष्यों से ही चलता है। आगे कह रहा है कालीबंगा
लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ये क्वेश्चन देखिए आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से अग्निकुंड मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कालीबंगा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, लेकिन इन दोनों में विशेषता क्या? कालीबंगा से सामूहिक रूप से 7 अग्निकुंड मिले हैं। एक साथ 7 लोगों के अग्नि के साथ मतलब अग्निकुंड में पूजा करने का साक्ष्य मिला है, यानी कि यहाँ पे सामूहिक पूजा का साक्ष्य मिला है, सामूहिक हवन का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, लेकिन मिला दोनों जगह से है और दोनों प्लेस को आयोग ने पूछा है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। कहना जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। यानी कि जो आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और आपका लोथल है, यहाँ से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता था, जिसको अन्नागार कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, आयोग ने पूछा है। तो अगर ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे बड़ी इमारत अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा विशाल अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत यहाँ की क्या है? विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नागार है यानी कि जिसमें अनाज को स्टोर किया जाता था। और ये कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो मोहनजोदड़ो का है। ये आपका विशाल अन्नागार जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। लेकिन अगर इमारत ना पूछे, ये तो इमारत हो गई, इमारत यानी कि भवन। अगर पूछ ले सबसे बड़ी संरचना, अगर आपसे पूछ ले संरचना, सबसे बड़ी संरचना कौन सी है सिंधु घाटी सभ्यता की, तब आपका क्या हो जाएगा? लोथल का बंदरगाह। बंदरगाह जो है ये यहाँ की सबसे बड़ी संरचना है। बंदरगाह सबसे बड़ी संरचना, ये सबसे बड़ा इमारत है, ये सबसे बड़ी संरचना है। दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। आयोग ने दोनों पूछा है कि सबसे बड़ी संरचना कौन सी है और सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। दोनों बातें याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य था। चलिए हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। सारे आयोग के पूछे हुए तथ्य मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, उसको आपको ध्यान से देखना है और नोट भी करते रहना है। यहाँ पे स्नानागार दिया है जो कि आप देख रहे हैं, ये है स्नानागार जिसमें उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं उतरने के लिए। इसके आसपास कमरे भी हैं। ये मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है। आप इसको सबसे बड़ी इमारत मत समझ लीजिएगा। सबसे बड़ी जब इमारत की बात करेंगे तो आपका अन्नागार होगा। ये काफ़ी विशाल है लेकिन सबसे बड़ी इमारत नहीं है। अगला देखिए हम लोग और क्या देखने वाले हैं, भवन, नाले और सड़कें। शानदार व्यवस्था, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य। अद्भुत व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की। नगर व्यवस्था, पानी और आपका जो सड़कें हैं ये बहुत ही बढ़िया यहाँ व्यवस्था है। भवन, नाले, सड़कें, यहाँ की ये तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। ये हाईलाइट कीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं यहाँ पे जो मतलब भवन हैं ये मोस्टली 1 या 2 मंजिले होते थे। आपके पूर्वज भी 2-2 मंजिला घर बनाया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए 2 मंजिले मकान भी देखने को मिले हैं। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। उस समय घर के आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। आपने पुराने ज़माने में घर देखा होगा, आपके घर के बीच में आंगन होता था, चारों तरफ बरामदे होते थे और फिर उन बरामदों के चारों तरफ कमरे होते थे और जॉइंट फैमिली होती थी। सबके लिए रूम होते थे। सारे रूम के जो मेन है और दरवाजे ऐसे हम एंट्री करते थे तो ये आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे होते थे। कुछ ऐसी संरचना सिंधु घाटी सभ्यता में आपके पूर्वजों ने भी बनाए हैं। बीच में आंगन है और चारों तरफ कमरे हैं। कहना है अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, यानी कि ज़्यादातर घरों में एक अलग से स्नानागार होता था, यानी कि एक तरीके से कि सेपरेट होता था, स्नानागार होते थे। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, यानी कि कुछ घरों के अपने कुएं भी होते थे। उस घर के आदमी उस कुएं का पानी का यूज कर सकते थे अकेले ही। कह रहा है कई नगरों में ढके हुए नाले भी थे। ये बात आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ढके हुए नाले। कई नगरों में जो नालियां हैं वो ढकी हुई थी। आज के शहर में देखिए, जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम काफ़ी उन्नत हैं, सभ्य हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, पैसा है, तब आप देखिए नाले जो हैं वो ढके नहीं रहते। इतनी गंदगी रहती है नालों में लेकिन ढके नहीं रहते। ना ही उस गंदगी को कोई साफ़ करता है, ना तो कोई रख रखाव है, ना कोई देखभाल है।
लेकिन अपने पूर्वजों से सीखिए जो आज से 4700 साल पहले ही इतनी उच्च सोच रखते थे कि वो अपने घरों के सड़कों की नालियों को ढक करके रखते थे ताकि गंदगी ना हो। ये लोग क्या करते थे, ढके हुए नाले थे यहाँ पे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढाल होती थी। देखिए बहुत सावधानी से जो नाले हैं ये बनाए जाते थे और इन नालियों में जो खास विशेषता है इसमें ढाल होती थी। ढाल मतलब कि थोड़ा सा स्लोप दिया जाता था, ढाल दिया जाता था ताकि जो पानी का बहाव है, जो फ्लो है वो रुके ना बल्कि वो हमेशा बना रहे। तो ये देखिए टेक्निक कितनी अच्छी है ताकि पानी जो है वो आसानी से बह सके। ये बात बहुत ही शानदार था कि वो लोग नाले बनाते ही नहीं थे, ढकते ही नहीं थे, बल्कि उसमें वो लोग ढाल भी देते थे यानी कि स्लोप भी देते थे ताकि जो पानी है वो आसानी से बाहर निकल जाए या आगे की तरफ चला जाए, पानी जमाव ना हो, पानी रुके ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये लोग ढाल देते थे, नाली में इनकी ढाल होता था जिससे पानी जो है वो बहता चला जाता था ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा, घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से, सड़कों की नालियों को बड़ी नालियों से और बड़ी नालियों को बाहर तालाब या जो नदियां होती थी उसमें डाल दिया जाता था। खास करके इसके लिए तालाब बनाए जाते थे जिसमें पानी को स्टोर किया जाता था। इतना ही नहीं, और भी अद्भुत बात जान लीजिए, ये लोग जहाँ पानी स्टोर करते थे तो नालियों के माध्यम से, आज की तरह पहले भारी धातुओं का यूज़ करता नहीं था, मानो प्लास्टिक जैसी चीज़ें नहीं थी, जो घरों से गंदगी निकलती थी उस गंदगी का जो स्टोर होता था तालाब में, उसको जब तालाब में बहुत ज़्यादा भर जाता था उसको निकाल करके खेत में डाल दिया जाता था जो खाद का काम करता था। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, अपने पूर्वजों से आप सीख सकते हैं कि उस नाले से निकली हुई गंदगी का ये लोग खाद के रूप में यूज़ कर लिया करते थे। तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो नालियाँ हैं, घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से, सड़कों की नालियों को फिर मतलब जो शहर के बाहर तालाब में डाल दिया जाता था और उन तालाब में इन नालियों के द्वारा जो कचड़े ला करके इकट्ठा कर दिए जाते थे उसका यूज़ भी उस समय के लोग किया करते थे, क्योंकि उस समय आज के जैसे भारी धातुओं का यूज़ तो होता नहीं था। जैसे आजकल हम लोग बहुत सारे भारी धातुओं का यूज़ करते हैं जो पानी में चला जाता है, प्लास्टिक जैसे चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय में ऐसे खतरनाक चीज़ों का हम यूज़ नहीं करते थे। तो इस वजह से जो घरों से निकलने वाली गंदगी होती थी इन नालियों के माध्यम से जब तालाब में इकट्ठा होते होते तालाब में बहुत ज़्यादा उथला हो जाता था, गंदगी बहुत ज़्यादा भर जाती थी, तो उसको निकाल करके खेतों में डाल दिया जाता था जो कि खाद का काम करता था। सोचिए आपके पूर्वज कितने समझदार या होशियार थे कि उन्होंने हर चीज़ का इतना शानदार तरीके से यूज़ किया था। तो याद रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया पॉइंट है कि हर नाली में हल्की ढाल होती थी ताकि पानी जो है वो बहता चला जाए, उसमें स्लोप होता था जो आसानी से पानी को बह सके। अक्सर घरों की नालियों को कह रहा है, अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ये चीज़ याद रखिएगा, घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी ये नालियाँ। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि नाले ढके होते थे इसलिए इसमें जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए नाली है, लंबी नाली है जो घरों से निकलकर रोड से और रोड से निकलकर शहर के बाहर जा रही है, तो इसमें जगह जगह पे होल होता था और उस होल पर ढक्कन लगे होते थे जिसको ढका रहता था। जहाँ जहाँ पे होल होते थे उस पर ढक्कन से ढक दिया जाता था और समय समय पर इस होल यानी कि गड्ढे से कचरे को निकाल लिया जाता था इस ढक्कन को खोल करके। यानी कि नालियों में जगह जगह पे गड्ढे बनाए जाते थे, उस गड्ढे पर ढक्कन रख दिया जाता था। समय समय पे उस ढक्कन को हटा करके जो गंदगी इकट्ठा होती थी इसको निकाल दिया जाता था ताकि जो नाली है ये जाम ना हो, ये जो पानी है स्टोर ना हो और ये फ्लो में आगे बहता चला जाए। देखिए कितना सुंदर टेक्निक का यूज़ उन्होंने किया था। नालियाँ बनाई हैं, नालियों को ढका है, नालियों में जगह जगह मेन होल भी हैं जहाँ से सफाई हो सके। वही कह रहा है कि मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। देखभाल भी हो सकती थी कि जाम ना हो, सफाई भी हो सकती थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा इकट्ठा ना हो। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ये देखिए बहुत ही शानदार पॉइंट है, जो घर और नाले थे और सड़कें थे योजनाबद्ध तरीके से इन सब का निर्माण एक ही साथ किया जाता था।
एक ही साथ करने से फायदा क्या होता था कि सारी चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे। ये शानदार है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। आजकल हम लोग क्या करते हैं, पहले घर बना लेते हैं, फिर रास्ते ढूंढते हैं, फिर नाली बनाते हैं, तो ना तो घर अच्छे से सेटअप हो पाता है, ना नाले और ना रास्ते। तो ये समस्याएं बनी रहती है, जिसकी वजह से जल भराव, रास्ते में जाम की समस्या, गंदगी की समस्या होती है। लेकिन आपके पूर्वज सोचिए कितने ज़्यादा अच्छे थे, कितने ज़्यादा समझदार थे कि वो घर, नाली और रोड एक साथ बनाते थे, जिसकी वजह से जो रोड हैं वो चौड़े होते थे, नालियाँ भी बेहतरीन तरीके से बना के ढक दी जाती थी और मकान भी रोड के किनारे बनते थे। लेकिन इनके दरवाजे मेन रोड पे ना खुल के गली की तरफ खुलते थे, क्योंकि मेन रोड पे धूल वगैरह उड़ता है, चोरी की समस्या भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए लोग अपना जो दरवाज़ा होता था घर का, ये मेन मतलब जो रोड होता था उसकी तरफ ना खोल के गलियों में खोलते थे। तो ये सब शानदार बातें याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कह रहा है यहाँ पर वाणिज्यिक घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई दो अंतर बताइए। आसान है, पिछले जो आपने घर देखे हैं वो कच्ची ईंटों के हैं, सरकंडों के हैं और उसमें कोई खास व्यवस्था नहीं है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के मकान 1 से 2 मंजिले हैं, पक्की ईंट के बने हैं, सारी व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन है, कमरे हैं, बरामदे हैं, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ है इनके यहाँ। याद रखिएगा, इन्होंने अपने घरों में शौचालय भी बना रखे थे, आज के जैसे स्नानगृह भी थे, स्नान गृह भी थे और शौचालय भी थे, और वो सारे नाली के माध्यम से घरों से बाहर और शहर से बाहर निकल जाते थे, जैसे वर्तमान में होता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं, शानदार बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं नगरीय जीवन कैसा है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन कैसा है। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यानी कि अगर कोई नगर है और इतना खूबसूरत तरीके से बना है, व्यवस्थित है, तो कुछ लोग तो जरूर रहे होंगे जो उसका डिज़ाइन तैयार करते थे, जो उस पर कंट्रोल रखते थे, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित तरीके से हो सके। तो देखिए कुछ लोग रहे होंगे जो ऐसा करते रहे होंगे। संभवतः यह शासक थे, यह भी संभव है कि ये लोग ये शासक लोगों को मतलब ये जो शासक हैं ये लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। ऐसा भी संभव है कि ये लोग दूर दराज में अपने लोगों को भेज करके बहुमूल्य चीज़ें, कीमती धातुएं, पत्थर, ये सारी चीज़ें मंगवाया भी करते थे। आगे कह रहा है, शायद शासक लोग खूबसूरत मन को, मन का मतलब जानते हैं, मन का मतलब होता है मोती, जिसको हम कहते हैं गुड़िया, जिसका हम धागे में पिरो के माला बनाते हैं, उसको मन का कहा जाता है। खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बनी आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। ये लोग ऐसी चीज़ों को अपने पास रखते होंगे, बिल्कुल रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, यानी कि लिपिक मतलब जानते हैं ना, जो लिखने का काम करता है। कुछ लिपिक भी रहते होंगे जो मुहरों पर भी लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। ये कहना है कि कुछ लिपिक भी रहते होंगे जो मुहरों पे भी लिखते रहे होंगे, अन्य चीज़ों पे भी लिखते रहे होंगे, लेकिन अब उनके अवशेष हमारे पास नहीं है, नहीं बचे हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या खास बातें कह रहे हैं ये। 1 मिनट बच्चों। हाँ, आगे कह रहा है, इसके अलावा नगरों में, याद रखिएगा, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। यानी कि इसके अलावा नगरों में क्या होंगे, शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते होंगे जो उद्योग स्थलों पर तरह तरह की वस्तुएं, सामान और चीज़ें बनाते भी रहे होंगे। शासक भी हैं नगर में, लिपिक भी नगर में हैं, कारीगर भी नगर में हैं। ऐसा नगर है, काफ़ी हलचल चहल पहल रहता होगा। आगे कह रहा है, लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। यानी कि जो लोग हैं ये क्या करते थे, लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे दूर देशों की किस्से कहानियाँ। अगर आप जगह जगह की यात्राएं करेंगे, भ्रमण करेंगे, तो वहाँ के खान पान, ड्रेस पैटर्न, रहन सहन, कल्चर, संस्कृति, कहानियाँ, किस्से, उससे भी परिचित होंगे। तो आप अपने घर जब वापस आएंगे तो उन सारी चीज़ों को बताएंगे भी लोगों को। तो ये भी चीज़ें उस समय आदान प्रदान का एक जरिया हुआ करती थी। आगे कह रहा है, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। बहुत सारे मिट्टी के खिलौने मिले हैं, निश्चित ही खिलौनों से बच्चे खेलते रहे होंगे, इसीलिए बनाए गए हैं। कह रहा है, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे?
बिल्कुल, मेहरगढ़ का जो गांव है ये ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण संस्कृति थी जहां पे लोग गांव में रहते थे, कृषि करते थे। ऐसे भी लोग आपके सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेंगे। ये देखिए आपके सामने है मुहर, ये सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर है जो चौकोर है, या इसको आप वर्गाकार भी कह सकते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, हाईलाइट कर रही हूँ मैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्के मिले हैं, जो मुहरे मिले हैं, वो या तो आयताकार हैं या वर्गाकार हैं, यानी कि या तो वो वर्गाकार हैं, चौकोर हैं, या तो वो आयताकार हैं। दो ही तरह के मिले हैं। गोलाकार मुहरे सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। और इसमें देखिए जो वर्गाकार हैं उस पर पशु का चित्र भी है और आपके अभिलेख भी लिखे हुए हैं या लेख भी खुदे हुए हैं। ये याद रखिएगा, जो वर्गाकार होते हैं इनके ऊपर चित्र भी है और चित्र के साथ साथ अभिलेख या कहिए कि लेख भी हैं। लेकिन जो आपके आयताकार मुहरे हैं इन पर केवल लेख हैं, पशुओं के चित्र नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो मुहरे हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो मुहरे हैं लगभग 1200 जो मुहर है ये आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे ज़्यादा मोहरे कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आयोग ने इसको पूछा है, इसको याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। और अगर पूछे सबसे ज़्यादा लिपि युक्त मोहरे कहाँ से मिले हैं, लेख युक्त मोहरे कहाँ से मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा जब लेख वाले मोहरे पूछ ले, लिपि वाले मोहरे पूछ ले, तब आपका उत्तर बदल जाएगा, तब आपका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग ने इसको पूछा है। संख्या में सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से लगभग 1200। लेख युक्त यानी कि जिस पर लिखा हुआ है लिपि युक्त मोहरे कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। हड़प्पा के वर्गाकार जो मोहरे हैं इस पे चित्र भी हैं और लेख भी है। हड़प्पा के जो आयताकार मोहरे हैं उस पर केवल और केवल लेख है, चित्र नहीं है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा की मोहरे वर्गाकार और आयताकार हैं, गोल मोहरे यहाँ से नहीं मिले हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है। गोलाकार मोहरे आपके मेसोपोटामिया में मिलते हैं, इसलिए आपके वो मेसोपोटामिया का होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ आप लोग नोट में लिखते चले जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में भी, वहाँ के शिल्प के बारे में, वहाँ के मुहरों के बारे में भी सारी विशेषताएं हेडिंग मुहर करके आप लिख लीजिएगा। किस तरह के मुहर मिलते थे, किस पे लेख होता था, क्या यूज होता था, सबसे ज़्यादा कहाँ से मोहरे मिली हैं, ये सारे पॉइंट आयोग के पूछे हुए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए बच्चों, कह रहा है नगर और नए शिल्प, नगर और नए शिल्प। कह रहा आओ अब कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। और बहुत सारी वस्तुएं, सामान, यूज की चीज़ें हड़प्पा से मिली हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, ये चीज़ याद रखिएगा, जो ज़्यादातर चीज़ें मिली हैं पुरातत्वविदों को उसमें ज़्यादातर पत्थर हैं, शंख की हैं, तांबे की हैं, कांसे की हैं, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। निश्चित है यही मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो लंबे समय तक रह सकते हैं, जिनके अवशेष हमें लंबे समय तक मिल सकते हैं। कागज़, कपड़े, अन्य जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये आसानी से या कम समय में नष्ट हो जाते हैं, तो उनका अवशेष मिलना थोड़ा संभव कम है, या जो मिलेंगे भी तो कम मिलेंगे। ऐसी चीज़ें जो ठोस हैं, जो लंबे समय तक रह सकती हैं, ऐसी चीज़ों के ही ज़्यादातर हमें वस्तुएं, यूज की चीज़ें मिली हैं, जिसका अध्ययन करके पुरातत्वविद जो हैं वो अनुमान लगाते हैं कि उस समय का लोगों का रहन सहन, खान पान या कल्चर कैसा रहा होगा, स्थिति कैसी थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इकोनॉमिक। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। धातुओं से बनाई गई थी, इन सभी धातुओं से चीज़ें बनाई जाती थी। तांबे और कांसे के औजार, कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे के भी बर्तन और औजार मिले हैं, कांसे के भी बर्तन और औजार मिले हैं, हथियार भी मिले हैं, गहने और बर्तन तांबे और कांसे के मिले हैं, सोने और चांदी के भी गहने और बर्तन वहाँ देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में
लोग लोहे से नहीं परिचित थे। सोना, चांदी, तांबा, टिन इन सब से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी इन चीज़ों के देखिए औजार, हथियार, बर्तन मिल रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कांसे से ज़्यादा पीतल की चीज़, मतलब ये जो तांबे की चीज़ें हैं ज़्यादा यूज में लाई गई हैं, क्योंकि तांबा आसानी से इंडिया में मिल जाता था। टिन ये लोग आयात करते थे, तो आयातित चीज़ें कम होंगी निश्चित ही। तो आयोग ने ये भी पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की ज़्यादा चीज़ें मिली हैं या कांसे की ज़्यादा मिली हैं, तो तांबे की ज़्यादा मिली हैं, क्योंकि तांबा ये लोग खेतड़ी के खान राजस्थान से आयात कर लेते थे, लेकिन टिन ये लोग विदेश से मंगाते थे, ईरान, अफगानिस्तान से मंगाते थे। तो निश्चित ही कम मात्रा में मंगाएंगे, क्योंकि आयातित चीज़ें महंगी पड़ती हैं और थोड़ा सा उनको प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो कांसा कम मिला है, हालांकि कांसे को जब हम तांबे में टिन मिला देते हैं, कांसा बन जाता है तो मजबूत हो जाता है और हमारे यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो वस्तुएं मिली हैं उसमें जो आकर्षक है सबसे ज़्यादा, उसमें है मनके और बाट और फलक। ये देखिए आपके सामने मनके के बने हार हैं, जिसमें आप देख रहे हैं लंबे लंबे मोतियों वाले मनके। देखिए जो मनके हैं लंबे भी बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे गोल मनके भी बनाए गए हैं, चौकोर मनके भी बनाए गए हैं, और इन सब से देखिए खूबसूरत हार, छोटे हार, बड़े हार, कान के झुमके, ये सारी चीज़ें बनाए गए हैं इन मनकों से। और आपके ये सारी चीज़ें उस समय के हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में यूज़ किए जाते हैं। और आप सभी को पता चल चुका है कि मनका किसे कहते हैं, जो गुड़िया या मोती होता उसी को मनका कहते हैं। आगे कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये याद रखिएगा, आया है कि वो लोग मिट्टी के बर्तन कौन से कलर से कलर करते थे, तो ये लोग लाल कलर से कलर करते थे, उस पर काले कलर से डिज़ाइन बनाते थे। जो मिट्टी का बर्तन होता था उसका कलर रेड होता था, लेकिन उस पर जो डिज़ाइन करते थे वो ब्लैक कलर से करते थे। तो वहाँ पे ब्लैक और जो है लाल कलर के पात्र का यूज होता था। आगे कह रहा है, अध्याय 2 में तुमने जिन गांव के बारे में पढ़ा है, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? तो नहीं। इसके पहले हमने जो पढ़ा है पाषाण काल में, वहाँ धातु का यूज नहीं है। ताम्र पाषाण काल में तांबे जैसे धातु का यूज होने लगा था। आगे देखिए आपके सामने दिया है, आपके सामने ये देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक योगी की मूर्ति है। ये क्वेश्चन आया है कि कहाँ से योगी की प्रतिमा मिली है या योगी की प्रतिमा का धड़ मिला है। धड़ मतलब इनके कमर से ऊपर का पार्ट मिला है, नीचे का पार्ट नहीं है, जिसमें से हाथ पैर ये सब गायब है, ऊपर का पार्ट मिला है। इनकी देखिए ये फ्रेंच कट दाढ़ी है जो बहुत ही खूबसूरती से उस समय बनाई गई थी। इनकी आंखें जो हैं वो बंद हैं, यानी कि अर्ध खुली हैं, और इनके कंधे पे देखिए साल रखा हुआ है, और इस साल में 3 फूल वाले डिज़ाइन है, जिसको तिपतिया फूल वाला डिज़ाइन कहा जाता है। तिपतिया फूल वाला डिज़ाइन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इनको योगी कहा जाता है क्योंकि इनकी आंखें बंद हैं, ये ध्यान मुद्रा में है, और इनके कंधे पे एक साइड में शॉल है जिसपे 3 पत्तियों वाले फूल का डिज़ाइन या कढ़ाई किया गया है। ये क्वेश्चन आता है कि योगी का पत्थर का धड़ कहाँ से मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो का है। कह रहे हैं क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? बिल्कुल बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ये पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कि आपके कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में हुआ था। अगर मेहरगढ़ नहीं है तो सिंधु घाटी सभ्यता करेंगे, लेकिन अगर मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले कपास का जो उत्पादन है ये मेहरगढ़ के लोगों ने किया है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता ने बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन किया और कपड़े बनाए। ये क्वेश्चन भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से कपड़े के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कपड़े का टुकड़ा मिला है, कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है जो चांदी के एक फूलदान पर लपटा हुआ या ढका हुआ था, और साथ ही कुछ तांबे की अन्य वस्तुओं से चिपके हुए भी कॉटन के वस्त्र पाए गए हैं आपके मोहनजोदड़ो से। बाकी अवशेष जो है वो नष्ट हो गए हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। पक्की मिट्टी से और फेयंस से तकलियाँ बनाई जाती थी। तकलियाँ मतलब जो धागा काटने का काम करते हैं, जैसे चरखा,
इससे पता चल रहा है कि ये लोग सूत कताई का काम करते थे, यानी कि कपास से सूत बनाते थे, सूत से फिर कपड़ा बनाते थे। तो ये आप सोच रहे होंगे कि आपका फेयंस क्या है। ये आया है कि फेयंस क्या है, ये प्राकृतिक चीज़ है या कृत्रिम। तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बनाया है। फेयंस है क्या? फेयंस जो है ये स्फटिक पत्थरों का चूड़ या बालू का जो चूड़ होता है उसको गोंद में मिला करके एक मजबूत लेई बना दिया जाता था, और उस लेई से या घोल से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे हथियार हो गए, औजार हो गए, बर्तन हो गए, मनके हो गए, गहने हो गए, सिक्के हो गए। इसी को फेयंस कहा जाता था। जैसे वर्तमान में सीमेंट बनाते हैं हम, बालू, मोरंग और सीमेंट को मिला करके घोल बनाते हैं और फिर उस घोल से हम लोग बहुत सारी वस्तुएं बना लेते हैं, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृत्रिम विधि से फेयंस बनाते थे, जो पत्थर का चूड़ और गोंद के मिलने से बनता था। इससे आप देखिए क्या तकलियां बनती थी। तकलियां मतलब आप सभी को पता है, सूत काटने वाली मशीन होता है, जैसे चरखा होता है कुछ इस टाइप का, और उसी की मदद से लोग सूत बनाते थे और सूत से ये लोग कपड़े बनाते थे, और इसीलिए बड़े पैमाने पे ये लोग कपड़े का यूज किए हैं। ये लोग शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, ऊनी वस्त्र भी पहनते हैं और सूती वस्त्र भी पहनते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ऊनी सूती दोनों वस्त्र पहनते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। आगे कह रहा है इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जब वो किसी व्यक्ति को किसी खास विषय के बारे में अच्छी जानकारी हो, जैसे हम कहते हैं इतिहास के विशेषज्ञ हैं, यानी कि उनको इतिहास की अच्छी जानकारी है। कोई आर्ट का विशेषज्ञ, यानी कि उसको आर्ट की अच्छी जानकारी, कोई म्यूजिक का, कोई सॉन्ग का। तो विशेषज्ञ मतलब जो अपने फील्ड में अच्छी जानकारी रखता हो। तो ऐसे विशेषज्ञों के द्वारा ही वहाँ की अधिकतर वस्तुएं बनाई गई हैं, क्योंकि उसमें विशेषज्ञता दिखती है। आगे कह रहा है पत्थर तराशना विशेषज्ञता है, हर कोई नहीं तराश सकता। मन के चमकाना, पॉलिश करना, रगड़ना विशेषज्ञता है, हर कोई नहीं कर सकता। या फिर मोहरों पर पच्चीकारी, पच्चीकारी मतलब डिज़ाइन करना, उस पर नक्काशी करना आदि। ये सब पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। जो मैंने अभी आपको दिखाया है, फ्रेंच कट दाढ़ी, अर्ध खुली हुई आँख, पत्थर की मूर्ति में इतना सुंदर साल तिपटिया डिज़ाइन बनाना हर किसी के बस का नहीं है। किसी विशेषज्ञ ने ही उस धड़ को या उस मूर्ति को बनाया होगा, जिसने इतनी अच्छी फेस का नाक नक्शा और आँख और साथ ही साल और उसके डिज़ाइन को बनाया होगा। कह रहा है यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। बिल्कुल विशेषज्ञ लोग हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, मन के बनाने वाले विशेषज्ञ, मूर्ति बनाने वाले विशेषज्ञ, डिज़ाइन करने वाले, हर तरह के। कह रहा हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। इसका कोई लिखित प्रमाण तो है नहीं कि ये जो विशेषज्ञ लोग हैं, कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, ये पुरुष थे या महिला थे या दोनों थे। तो हम अनुमान यही लगाते हैं कि दोनों रहे होंगे, क्योंकि किसी एक को हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। जो लिखित बातें मिली हैं वो हम आज तक पढ़ नहीं सके, क्योंकि वो भाव चित्रात्मक हैं। ये देखिए फेयंस आपका, जो मैंने आपको बताया ना अभी फेयंस जो कृत्रिम विधि से वो लोग बनाते हैं। फेयंस कैसे बनाते थे वो भी देख लीजिए। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। पत्थर और शंख नेचुरली बनते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग को नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ये बात याद रखिएगा। ये जो फेयंस है, इससे जो वस्तुएं बनाई जाती थी उस पर फिर चिकनी परत भी लगाई जाती थी ताकि वस्तु में फिनिशिंग आए। इसका कलर हल्का नीला होता था या हल्का जो आपका समुद्र के कलर का ग्रीन कलर होता है वो होता था। और फेयंस से क्या क्या बनता था, आयोग ने पूछा है। फेयंस से मनके बनते थे। मनके मतलब गुड़िया या मोती, चूड़ियाँ बनती थी, बाले यानी कि हेयर पिन वगैरह भी बनते थे, छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। ये सारी चीज़ें आपके फेयंस से बनाई जाती थी। आयोग का पूछा हुआ है, ये पूरा एक क्वेश्चन है
जिसमें आपके ऑप्शन में रहते हैं कि ये सभी चीज़ें फेंस से बनती थी। उपरोक्त सभी का ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया था। पीसेस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ये फेंस से बना हुआ एक वस्तु है जो हल्के नीले या हल्के ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो फेंस को याद रखिएगा, फेंस क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा बनाया गया कृत्रिम विधि से आपकी एक पदार्थ है। कच्चे माल की खोज, कच्चे माल की खोज कह रहा है। कच्चे माल की खोज में हम क्या देखेंगे? कच्चा माल आप सभी को पता है किसे कहते हैं। आपने इकोनॉमी में पढ़ा है कि 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन होता है, उसी कच्चे माल को द्वितीयक क्षेत्र में हम नया रूप दे देते हैं और उसी जो नए रूप दिए हुए वस्तु को जब हम बेचते हैं या अन्य जगहों पर पहुंचाते हैं वो तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। तो कच्चे माल किस में आएंगे? जो प्राकृतिक रूप से मानव के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वो कच्चा माल होता है। कह रहा कच्चा माल उस पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। आप सभी को पता है किसान गेहूं का उत्पादन करता है, वो कच्चा माल है। उससे आपने आटा बना दिया और आटे से आपने रोटी बना दिया, डबल पाव रोटी बना दिया, ये क्या हो गया? फिर एक नया माल बन गया है जिसे पक्का कह सकते हैं या नया रूप कह सकते हैं। पशुपालक पशु पालता है तो दूध उत्पादन करता है, लेकिन दूध से आपने घी बना लिया, मक्खन बना लिया, या आपने उससे पनीर बना लिया, मिठाई बना लिया, बहुत सारी उत्पाद बना सकते हैं, तो क्या हो गया? सेकेंडरी में आ जाएगा। तो ये सब क्या है? किसान पशुपालक ये क्या करेंगे? कच्चे माल का उत्पादन करेंगे। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क, लकड़ी भी प्राकृतिक रूप से मिलती है, उससे आप फर्नीचर कुछ भी बना सकते हैं। जो बनेगा वो आपका निर्मित माल होगा। तो लकड़ी क्या हुआ? कच्चा माल है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास, कपास क्या है? कच्चा माल है, कच्चा माल कहेंगे। इसके बाद इसकी कताई बुनाई करके कपड़ा बनाया जाएगा जो कि आपका निर्मित माल हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आगे कहना है हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, यानी कि हड़प्पा के जो लोग हैं बहुत सारी चीज़ें वो अपनी सभ्यता के अंदर या अपने नगर में मतलब प्राप्त कर लेते थे या अपने देश में प्राप्त कर लेते थे। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दराज से आयात करते थे। लेकिन तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ पे ये लोहा हटा दीजिएगा, देखिए एनसीईआरटी में लोहा दे दिया है, ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा वो लोग नहीं जानते थे, कोई यूज नहीं था, तो लोहा नहीं मंगाएंगे। एनसीईआरटी में ये गलत पॉइंट दे दिया। लेकिन तांबा मंगाते थे वो लोग, तांबा मंगाते थे, सोना मंगाते थे, चांदी मंगाते थे, बहुमूल्य पत्थर भी आयात करते थे। आज भी देखिए बहुमूल्य पत्थरों का यूज होता है ना, हम लोग पहनते हैं, अंगूठी में पहनते हैं, गले में पहनते हैं। उस समय के लोग भी बहुमूल्य पत्थरों को मंगाते थे और उसको दूर दराज से आयात करके यूज करते थे। और ये देखिए कितने शौकीन मिजाज हैं ये लोग, हर कीमती चीज़ को आयात भी करते हैं, देश के अंदर से भी करते हैं और देश के बाहर से भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या खास बातें हैं जो आपको जाननी है इस अद्भुत संस्कृति और सभ्यता के बारे में। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये बात याद रखिएगा, आयोग ने पूछा है कि हड़प्पा के लोग तांबा कहाँ से मंगाते थे, तो ये राजस्थान से मंगाते थे। आज भी राजस्थान के खेतड़ी के खान से बड़े पैमाने पे तांबा उत्पादन किया जाता है, जिसका आज भी यूज होता है और आयोग के द्वारा आज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से तांबे का आयात किया जाता था, यानी कि तांबा हम ओमान से भी मंगाते थे, जो कहाँ पड़ेगा? आपके पश्चिम एशियाई देश है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, याद रखिएगा, टिन ये लोग कहाँ से मंगाते थे? ये आयोग ने क्वेश्चन पूछा है कि टिन कहाँ से मंगाते थे, तो टिन का आयात ये लोग कहाँ से कर रहे हैं? ईरान से करते थे और अफगानिस्तान से करते थे। ये दोनों याद रखिएगा, ये कूट में भी आया है मैच करने के लिए और सिंगल भी पूछा हुआ है। तो टिन का आयात ये लोग कहाँ से कर रहे हैं? ईरान से कर रहे हैं, अफगानिस्तान से कर रहे हैं। तांबे का आयात कहाँ से कर रहे हैं? राजस्थान से कर रहे हैं और ओमान से कर रहे हैं। आगे कह रहा है सोने का आयात, ये भी पूछा हुआ है, ये कर्नाटक से करते थे और ये आज भी कोलार की खान जो है कर्नाटक की सोने का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला खान है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड से ही कर्नाटक बहुत बड़े पैमाने पे सोने का निर्यातक या कहिए वहाँ से सोना भेजा जाता था। आज भी वहाँ सोना बड़े पैमाने पे होता है। ये भी याद रखिएगा, बहुमूल्य पत्थर का आयात ये लोग गुजरात से करते थे, गुजरात से करते थे, याद रखिएगा बहुमूल्य पत्थर ये लोग गुजरात से मंगाते थे और ईरान से भी मंगाते थे और अफगानिस्तान से भी मंगाते थे।
3 जगह से बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे, सबसे ज़्यादा गुजरात से मंगाते थे, चूँकि ये स्वदेशी है तो सस्ता पड़ेगा। कर्नाटक से क्या मंगाते हैं? सोना मंगाते हैं, आयात क्या करते हैं? कर्नाटक से सोना मंगाते थे। और आपका टिन कहाँ से मंगा रहे हैं? ईरान से और अफगानिस्तान से मंगा रहे हैं, याद रखिएगा। लाजवर्द मणि पूछ ले तो लाजवर्द मणि अफगानिस्तान से मंगाते थे, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे आयोग के पूछे हुए पॉइंट हैं, जो भी आपका हेडिंग रहता है वो हेडिंग डाल के ये सारे पॉइंट आप उसमें लिख लिया कीजिए कि आपके जैसे रहने वालों के लिए भोजन, अब भोजन के बारे में आपको लिखना है, हेडिंग कर लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता में भोजन या रहने वाले लोगों के लिए भोजन की क्या व्यवस्था थी, किस तरह के भोजन वहाँ पे होते थे या किस तरह का अनाज होता था, लोग किस तरह का भोजन ग्रहण करते थे। हेडिंग डाल के आप उसमें लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, यानी कि दोनों तरह का भोजन ग्रहण करते हैं। कह रहा है कि लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा संख्या में कौन पाए गए हैं, तो कृषक और मजदूर सबसे ज़्यादा संख्या में होंगे। आज भी इंडिया में कृषक और मजदूर सबसे ज़्यादा संख्या में है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या थी। कह रहा है वे अनाज उगाते थे, कृषक निश्चित ही अनाज आज भी उगाते हैं, और जानवर पालते थे, आज भी पालते हैं। आगे कह रहा किसान और चरवाहे भी शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। आज भी ग्रामीण बेल्ट से ही सब्जियां, खाने पीने की चीज़ें, दूध दही, ये सारी चीज़ें शहरों को जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसे था, जो लोग नगर में रहते थे उनकी जो ज़रूरतें हैं ये ग्रामीण बेल्ट से ही पूरा होता था। तो यहाँ पे महानगर तो हैं, लगभग 7 बड़े महानगर हैं, छोटे नगर भी हैं, लेकिन गांव उससे भी कहीं ज़्यादा था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या खाते थे, गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। इसमें देखिए बड़ी पॉइंट कि ये लोग ज़्यादातर कौन सी फसल का उत्पादन कर रहे हैं, रबी के फसल का उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं। ये सारी आपकी रबी की फसल है, धान आपकी खरीफ की फसल है, आपका ये सारे क्या हो जाएंगे, रबी की फसल हैं, यानी कि इनके यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन रबी के फसल का किया जाता है। रीज़न, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, रीज़न क्यों है रबी की फसल का ज़्यादा उत्पादन? क्योंकि आप सभी को पता है उस समय सिंचाई का जो साधन था वो थे नदी, और नदियों के किनारे जो बाढ़ आता है वो गर्मी के बाद बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाते हैं। बारिश के मौसम में ही खरीफ का फसल उत्पादन होता है। तो उस समय ये इलाके, मैदान जो है वो पानी से भरे रहते थे, बाढ़ रहता था, तो उस समय लोग ज़्यादा फसल उत्पादन नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे आपका बारिश का मौसम समाप्त होता है, ठंडक आता है, नदियों में पानी कम होता है, तो उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से जो आसपास का जो मैदान बन जाता है, उपजाऊ मैदान, उसमें ये लोग रबी के फसल का अच्छा उत्पादन कर लेते थे। इसीलिए नदियों के किनारे लोग फसल उत्पादन करते थे ठंडक के मौसम में रबी का। इसलिए यहाँ से ज़्यादातर जो फसल मिलेंगे वो रबी के फसल मिलेंगे। धान का उत्पादन होता है लेकिन कम, रंगपुर से धान के अवशेष मिले हैं, लोथल से मिले हैं, तो 2-3 जगह से धान के अवशेष मिले हैं। बाकी जगह जौ, गेहूं, मटर, चना, सरसों, ऐसी चीज़ों का यूज ज़्यादा देखने को मिला है। आगे कह रहा है ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, ये भी नई बात है। हल का उपयोग ये लोग करने लगे थे ज़मीन की जुताई करने के लिए। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बचे, यानी कि हड़प्पा काल के जो हल हैं वो हमें नहीं मिलते, क्योंकि प्रायः ये लकड़ियों के बनते थे। अगर लकड़ियों के बनेंगे तो निश्चित ही इतने सदियों तक रहना मुश्किल है, तो इसलिए नहीं पाए गए। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, जो मिट्टी के, धातुओं के, पत्थरों के हल के आकार के खिलौने बनाए गए हैं, उनका अवशेष मिला है। इससे पता चलता है कि हल का यूज होता था, तभी तो उसकी आकृति खिलौने के रूप में रखा गया था, बच्चों के लिए बनाया गया था। आगे कह रहा है इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। निश्चित ही आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है। ये क्वेश्चन आता है कि किस आकार में विस्तृत है सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये त्रिभुजाकार में है, लगभग त्रिभुजाकार में है। इसकी जो आप देखेंगे चौड़ाई है ये 1600 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा 1600 किलोमीटर है। इसकी जो आपकी मोटाई या ऊंचाई है ये आपकी 1400 किलोमीटर की है, और ये कहाँ विस्तृत है, पाकिस्तान से लेकर के भारत का जो गुजरात है, यूपी का थोड़ा इलाका, कश्मीर, ये इलाके में फैला हुआ है। यानी कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और आपका
राजस्थान से सटा हुआ पाकिस्तान का इलाका, सिंध प्रांत, ये इलाके जो हैं यहाँ पे बारिश कम होता है। अगर बारिश कम होगा तो पानी की कमी होगी, और अगर पानी की कमी होगी तो निश्चित ही पानी की समस्याओं का सामना करना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पानी की कमी है, इन क्षेत्र में बारिश कम होती है। आज भी इन क्षेत्रों में बारिश कम होती है। आज भी देखिए, जब आप देखेंगे भारत में दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे पानी का रेशियो घटेगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ जैसे जैसे जाएंगे पानी का रेशियो घटता चला जाता है। तो ये लोग उत्तर और पश्चिम का इलाका है, उत्तर और पश्चिम का इलाका होने की वजह से यहाँ पे पानी आज भी कम बरसता है और उस समय भी कम बरसता था। वही कह रहा है इस क्षेत्र में बारिश कम है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः कौन सा तरीका सबसे बढ़िया? पानी का संचय किया जाता था, पानी को स्टोर करते थे ये लोग। बारिश के पानी को जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। ये लोग देखिए कितने समझदार हैं, पानी के जो बारिश का पानी होता है उसका स्टोर करते हैं। आज के ज़माने में पानी की इतनी समस्या है, पानी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है, लेकिन अब हम पानी को स्टोर करने के बारे में नहीं सोचते। जो हमारे पूर्वज होते थे वो तालाब, गड्ढे ऐसी चीज़ें बना के पानी का स्टोर करते थे, और आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी कर रहे हैं, बारिश के पानी का यूज़ करते थे। लेकिन आज इस चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं जाता, ना नागरिकों का और ना ही सरकार का। उस समय लोग पानी का स्टोर करते थे, और इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है ये धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा में पानी संचय करने का सबसे अच्छा उदाहरण मिला है। इसलिए आयोग ने पूछा है कि भारत में या सिंधु घाटी सभ्यता में जल संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण या जल प्रबंधन प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो धौलावीरा है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बता दिया, ये त्रिकोण में बटा हुआ है, या त्रिकोण में इसकी स्थिति थी, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत मिला के 3 देशों में फैला हुआ था। 3 देश में इस सभ्यता का विस्तार था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यानी कि पाक था, इसके अलावा अफगानिस्तान था और आपका भारत। इन 3 क्षेत्रों में आपका सभ्यता फैली है, जिसमें सबसे जो उत्तरी क्षेत्र था ये आपका मांडा था। सबसे ऊपरी जो नगर था ये मांडा था, जो कि चेनाब नदी के किनारे था। आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है। सबसे दक्षिणी जो था ये आपका दैमाबाद था, दैमाबाद। और ये कौन से नदी के किनारे था? प्रवरा नदी के किनारे था, जो कि गोदावरी के पास है। सबसे पूर्वी जो था ये आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है, जो कि यूपी में पड़ता है, और ये आपका हिंडन नदी के किनारे है। ये सारे याद रखिएगा। आयोग ने पूछा है कि सबसे उत्तरी छोर पे कौन है, दक्षिणी छोर पे कौन है, पश्चिमी छोर पे कौन है? तो पश्चिमी छोर पे जो है वो है सूतकांगेडोर। यहाँ पे जो है ये है सूतकांगेडोर है, सूतकांगेडोर। सूरकोटदा नहीं है, ये सूतकांगेडोर है जो दास्क नदी के किनारे है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पश्चिमी छोर का जो नगर है इसका नाम है सूतकांगेडोर, बंदरगाह नगर है जो प्राकृतिक चट्टान पे है। नदी कौन सा है? दास्क नदी है। सबसे दक्षिणी छोर पे कौन सा नगर है? दैमाबाद है। नदी प्रवरा है जो गोदावरी की सहायक है। सबसे पूर्वी नगर का नाम आलमगीरपुर है जो यूपी में है। नदी का नाम हिंडन है। सबसे उत्तरी जो नगर है ये आपका मांडा है जो कश्मीर में है, और ये चेनाब नदी के किनारे है। ये सारी बातें याद रखिएगा, सब आयोग ने पूछा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए आपके नोट्स में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसको नोट करिएगा, जितना ज़्यादा नोट करेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार देखेंगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। आगे कह रहे हैं हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। यहाँ पे इन जानवरों को पाला जाता है, जो कि प्राचीन काल में और पहले से आपने देखा था, मेहरगढ़ से ही इन जानवरों को पालना हमने शुरू कर दिया था। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर तक जाना होता था। यानी कि बारिश के मौसम में और बारिश के जाने के कुछ समय बाद तक तो पानी उपलब्ध रहता था, लेकिन आगे चल के पानी की कमी को इस क्षेत्र में समस्या का सामना करना होता था, पानी की कमी महसूस होती थी। आगे बढ़ते हैं। ये सभ्यता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछता है। कह रहा है कि झुंड जो है पशुओं को लेके जाना होता था दूर दूर। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। शिकार भी करते हैं ये लोग। यहाँ से जो हथियार मिले हैं वो ज़्यादातर आक्रामक हैं, यानी कि शिकार करने वाले हथियार मिले हैं, सुरक्षात्मक हथियार नहीं मिले हैं। IAS में पूछा गया कि सिंधु घाटी के हथियार कैसे हैं, सुरक्षात्मक हैं या आक्रामक हैं? तो आक्रामक हैं, यानी कि शिकार के लिए यूज किए जाते थे। आगे कह रहा है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म परीक्षण। गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयोग ने पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं ये आपके गुजरात से ही मिले हैं।
और इसके अलावा ये भी पूछा है कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से मिले हैं, तो आज़ादी के बाद भी सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, सिंधु घाटी के सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं, आज़ादी के बाद भी सबसे ज़्यादा गुजरात में ही मिले हैं, जिसमें आपका धौलावीरा, रंगपुर, सादीकौर, सुरकोटदा मेन है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे यहाँ से नगर देखने को मिलते हैं। कह रहा है कच्छ के इलाके में खदिर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। ये आयोग ने पूछा है। गुजरात कहाँ है धौलावीरा? गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है? तो ये कच्छ के क्षेत्र में है, कच्छ के इलाके में है आपका धौलावीरा। बहुत इंपॉर्टेंट धौलावीरा, ये आयोग ने बहुत ज़्यादा पूछा है। और हाल ही में आपने देखा है धौलावीरा को यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। ये सबसे नवीन स्थल है जिसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को ने अपनी सूची में स्थान दिया है। आगे कह रहा है वहाँ साफ पानी मिलता था। धौलावीरा में क्या है? साफ पानी मिलता था। और इसका मतलब होता है सफ़ेद कुआं। धौल मतलब सफ़ेद, बीरा मतलब कुआं, इसका अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। आगे कह रहा है और ज़मीन उपजाऊ थी। यहाँ पे पानी साफ था, ज़मीन उपजाऊ है। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको हाईलाइट कीजिएगा। धौलावीरा 3 भागों में बटा है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर नगर 2 भागों में बटे हैं। पश्चिमी टीला, पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर ऊंचाई पे है, छोटा है, बाउंड्री से घिरा है। पूर्वी नगर जो है ये बड़ा है और निचले स्थान पे, इसको याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। ये याद रखिएगा, आपने देखा कि बाकी जो नगर हैं 2 भागों में बटे हैं, उनके चारों तरफ ईंट की बाउंड्री बनाई गई है, ईंट की दीवारें हैं, लेकिन धौलावीरा की जो बाउंड्री है ये पत्थर की है। आयोग ने इसको भी पूछा है, कहाँ के बाउंड्री को पत्थर का बनाया गया है, तो धौलावीरा के बाउंड्री को पत्थर का बनाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आगे कह रहा है इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं। इस नगर में एक खुला मैदान है जिसको स्टेडियम कहा गया है। आयोग ने पूछा है स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है। देखिए इसमें एनसीईआरटी में दिया है, स्टेडियम का साक्ष्य, उस मैदान का साक्ष्य धौलावीरा से मिला है जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ से मिले कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आयोग ने इसको भी पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा लिपि कहाँ से मिला है, तो सबसे बड़े अक्षरों वाला जो आपकी लिपि है वो कहाँ से मिली है, धौलावीरा से मिला है। कहना है हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर पे खुदा पाया गया है। इस अभिलेख को संभवतः लकड़ी पे जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाई गई हैं। हड़प्पा के लेख ज़्यादातर मुहर जैसे छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए गए, लेकिन धौलावीरा में एक लंबी पट्टी पर लंबा चौड़ा अभिलेख लिखा हुआ। ये क्वेश्चन आया है कि सबसे लंबा अभिलेख कहाँ से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये धौलावीरा से मिला है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे भी देखिएगा, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे आपका लोथल बसा है या नगर था। आपको पता है साबरमती जो है ये वहाँ की काफ़ी बड़ी नदी है। साबरमती की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है आपका भोगवा। जो लोथल है ये कौन से नदी के किनारे है, भोगवा। ये क्वेश्चन आता है लोथल कौन से नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा किसकी सहायक नदी है, साबरमती नदी की सहायक नदी है आपकी भोगवा, जिसके किनारे है आपका लोथल। और लोथल एक बंदरगाह नगर है, याद रखिएगा। यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। आपने देखा गुजरात से लोग कीमती पत्थर मंगा रहे हैं, तो लोथल कहाँ है, गुजरात में है, तो यहाँ पे कीमती पत्थर बहुत आसानी से मिल रहे हैं। यहाँ पत्थरों, ये देखिए हाईलाइट कीजिएगा, यहाँ पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये जो है केंद्र है किन चीज़ों का, पत्थरों से बनने वाली चीज़ों का, शंख से बनने वाली चीज़ों का और धातुओं से बनने वाली चीज़ों का एक केंद्र है, नगर है। हेडिंग करके लोथल लिख लीजिएगा कि किस नदी के किनारे है, कैसा नगर है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। आगे कहना है
इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। भंडार गृह मतलब स्टोरेज मिला है। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंद गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। यहाँ से बहुत सारे मुहरे मतलब सिक्के मिले हैं। मुद्रांकन या मुहरबंद मतलब जब हम सिक्के या किसी चीज़ का छाप लगा करके उसको एथेंटिक कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं हमने इसको मुहरबंद कर दिया। ऐसी चीज़ें भी मिली है। चूँकि वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, यहाँ से बंदरगाह नगर है, तो निश्चित ही वस्तुओं को सील पैक भी किया जाता था जिस पर मुहर या छाप लगाया जाता था जो गीली मिट्टी पर होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ये देखिए वहाँ का बंदरगाह है, आपके लोथल का बंदरगाह है जो समुद्र से आने पर इस बंदरगाह से कनेक्शन था, यानी कि समुद्र से जब आप अंदर आते तो ये भोगवा नदी के किनारे बंदरगाह था जहाँ वस्तुओं को उतारा भी जाता था और वस्तुओं को लोड भी किया जाता था। यहाँ से वस्तुएं विदेशों को भेजी जाती थी। ये आपके लोथल का बंदरगाह है जो कि सबसे बड़ी संरचना है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की। काफ़ी लंबी चौड़ी दीवार मिली है वहाँ की, उसी को सबसे बड़ी संरचना माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की। आगे देखते हैं और क्या क्या है आपको यहाँ से और क्या क्या जाननी है जो आयोग ने पूछा है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। ये आयोग ने पूछा है मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ मिल रहा है मनका बनाने का कारखाना? देखिए लोथल में मिल रहा है। दो जगह मिला है, एक आपका है लोथल और दूसरा कौन सा नगर है? चानहुद्रो। ये दो नगर ऐसे हैं जहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला है। आयोग ने इसको पूछा है कि मनका बनाने का जो कारखाना है ये कहाँ से मिला है। तो आपका मिला है ये लोथल से और कहाँ से मिला? चिन्हुद्रो से। मनका बनाने का कारखाना, मनका मतलब आप समझ गए हैं जिसको गुड़िया या मोती कहते हैं। इसके कारखाने दो जगह से मिले हैं, लोथल और चिन्हुद्रो से मिले हैं। वही कह रहा है यहाँ से ये कारखाना मिला है। कारखाने में क्या है? पत्थर के टुकड़े हैं, अध बने मनके हैं, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार माल भी यहाँ देखने को मिले हैं, जो तैयार माल होता है ये सारी चीज़ें मिले हैं। ये पॉइंट देखिए बहुत ही शानदार पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। इसको अगर आप पढ़ें और वर्तमान से कोरिलेट करें तो आपको आश्चर्य होगा कि वो समय के लोग ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा समझदार थे कि आज के लोग ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा समझदार हैं। तो आप पाएंगे कि आपके पूर्वज आपसे कहीं ज़्यादा समझदार थे। मुद्रा जिसको मुहर कहते हैं, जिसको सिक्का कहते हैं उसको मुद्रा या मुहर कहते हैं। और मुद्रांकन या मुहरबंदी, ये सिक्कों के द्वारा बनाया गया जो आकृति है उसको मुद्रांकन या मुहरबंदी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। ये जो मुहर है या मुद्रा है या सिक्का है, इसका यूज सामान खरीदने बेचने में नहीं होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय होता था, वस्तुओं की अदला बदली होती थी। पैसा देके वस्तु नहीं खरीदे जाते थे, वस्तु देके वस्तु लिया जाता था। तो आप सोच रहे हैं फिर इस मुहर या मुद्रा का क्या काम था? यहाँ पे जो मुहर या मुद्रा थी इसका उपयोग ठप्पा मारने के लिए किया जाता था। ठप्पा मतलब जो आपका ये लोथल है, यहाँ से ऐसे जगह मिले हैं जहाँ वस्तुओं को थैले में पैक कर दिया जाता था। उसको पैक करने के बाद उसके ऊपर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। गीली मिट्टी के ऊपर इन जो मुद्रा या मुहर होती थी, इसमें जो डिज़ाइन होता था उससे उस पर छाप लगा दिया जाता था और छाप लगने के बाद उसको सुखा दिया जाता था और वो सील पैक हो गया। अगर उसको कोई खोलता तो मिट्टी जो गीली थी, सूख चुकी है, वो टूट जाती और पता चल जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो ये मुद्रा का उपयोग मुहर बंद या इसको मुद्रांकन के लिए किया जाता था। वही चीज़ें यहाँ लिखी हैं कि सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उसके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। और ये मुहर हर किसी के पास नहीं होता था, व्यापारियों के पास होता था। जैसे हर संस्थान का अपना मुहर होता है, हर कॉलेज का अपना मुहर होता है, हर कोई उसको नहीं रख सकता। तो कुछ जो व्यापारी होते थे, बड़े लोग होते थे, उनके पास स्पेशल मुहर होती थी जो पहचान होती थी कि ये सामान उन्हीं का, चूँकि उन्हीं के मुहर का उस पर डिज़ाइन छपा होता था या मुहर बंद लगी होती थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही शानदार पॉइंट था कि उस समय के लोग भी सामान को सील पैक करके और मुहर बंद करके भेजते थे जिससे सामान के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे।
और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं जो आयोग बहुत ज़्यादा पूछता है और जहां बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो आपने अभी देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्टली जो नगर हैं वो आपके दो भागों में बटे हैं, जिसमें एक पश्चिमी टीला है और एक पूर्वी टीला है। पश्चिमी टीला छोटा है, ऊंचाई पे है और चारों तरफ से दीवार से घेरा हुआ है। पूर्वी टीला नीचे है, बड़ा है और इसके चारों तरफ दीवार देखने को नहीं मिलते। लेकिन अपवाद आपने क्या देखा कि जो धौलावीरा है ये 3 भागों में बटा है और इसके तीनों भाग को दुर्गीकृत किया गया है, और वो भी ईंट से नहीं, पत्थर से दुर्गीकृत किया गया है। ये पॉइंट आयोग इसीलिए उठा लेता है। और इसमें से आप देखेंगे जहाँ 2 भाग में है सब जगह पश्चिमी टीले को दुर्गीकृत किया गया है। लेकिन याद रखिएगा आपका जो चिन्हुदड़ो है, चिन्हुदड़ो जो है यहाँ पे क्या खास बात है, चिन्हुदड़ो में जो मेला है 2 भागों में बटा हुआ, एक भी दुर्गीकृत नहीं है। इसलिए आयोग ने इसको पूछा है कि कौन से सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जहाँ पर एक भी टीला दुर्गीकृत नहीं है, चिन्हुदड़ो या चान्हुदड़ो। ये भी आयोग ने क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ का नगर है जो 2 भागों में बटा है और उसके दोनों भागों को दुर्गीकृत किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा जो है कालीबंगा, कालीबंगा हो जाएगा। याद रखिएगा कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। आयोग ने पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादातर नगर कितने भागों में बटे हैं, 2 भागों में। कौन सा दुर्गीकृत है, पश्चिमी टीला। कौन सा नगर है जो 3 भागों में बटा है, धौलावीरा। कौन सा नगर है जो 2 भागों में बटा है, एक भी दुर्गीकृत नहीं है, चिन्हुदड़ो। कौन सा नगर है जो 2 भागों में बटा है और दोनों दुर्गीकृत है, तो आपका कालीबंगा। लोथल की विशेषता क्या है, वो एक ही भाग में है और उसको दुर्गीकृत किया गया है, ये आपका लोथल है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आयोग जब भी इसको पूछता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो हर पॉइंट पे ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए सारे पॉइंट एक जगह मैंने कर दिए हैं। कौन 3 भागों में बटा है, तीनों दुर्गीकृत है। और आपका जो है कौन सा है जो 1 भाग में है और अकेले दुर्गीकृत है। कौन सा 2 भागों में है और दोनों दुर्गीकृत है। कौन सा 1 है जो 1 में भी दुर्गीकृत नहीं है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये सब आयोग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब उम्मीद है ये याद रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। 3 भागों में बटा है, तीनों दुर्गीकृत है और पत्थर का है। 2 भागों में बटा है, एक भी दुर्गीकृत नहीं है, चिन्हुदड़ो। 2 भागों में मोस्टली बटे हैं और केवल पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है, ऊंचाई पर है, छोटा है और इसमें बड़े अमीर लोग रहते हैं, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। ये कालीबंगा है, 2 भागों में बटा है और दोनों दुर्गीकृत है। लोथल सिंगल भाग में है और सिंगल ही दुर्गीकृत है। ये पॉइंट्स नोट करके अपने नोट्स में रखिएगा। यहाँ के नगर की विशेषता ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैंने अभी आपको बताया है। आगे कह रहा है सभ्यता के अंत का रहस्य, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। ये अद्भुत सभ्यता जितने अद्भुत तरीके से डेवलप हुई, जितने अद्भुत तरीके से विकसित हुई, उतने ही अद्भुत तरीके से ये विलुप्त भी हो गई और उसके बारे में किसी को नहीं पता है। कह रहा है लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। आज अगर बात करेंगे तो लगभग 1900 ईसा पूर्व में बड़ा बदलाव आया। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। अचानक से लोग ये नगर छोड़ करके जाने लगे। यहाँ पे लेखन का काम बंद हो गया, मुहर भी बंद हो गई और बाट का प्रयोग भी बंद हो गया। अचानक ऐसा हुआ जो है 1900 ईसा पूर्व में और आज से लगभग 3900 वर्ष पहले। कह रहा दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। जो कच्चे माल का आयात होता था वो भी काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगा। जो मोहनजोदड़ो इतना खूबसूरत था, जहाँ पे सड़कें, नालियाँ, घर एक साथ बनाई गई थी और व्यवस्था एकदम वीआईपी थी, वो क्या हो गया, कचरे का ढेर बनने लगा। ऐसा क्या हुआ होगा? जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। जो इतनी सुंदर जल निकासी प्रणाली थी कि वहाँ पे जो नगर थे वो इस तरह से वर्गाकार आयताकार बसाए गए थे, बीच से सड़कें जाती थी और ये नगर को 4 भागों में बांटती थी। ये ग्रिड के आकार पे बना हुआ था, जालनुमा संरचना थी, जहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छी थी, वो व्यवस्था नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे
अब बिल्डिंग की जगह झुग्गियां बनने लगी थी। क्या हुआ होगा? यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। यानी कि ये जो बदलाव आ रहा है पतन का, ये क्यों हुआ कोई नहीं जानता, कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नदी सूख गई थी, कुछ कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था जिसकी वजह से स्थिति इतनी खराब हुई। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जंगलों का विनाश होने के कारण हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी जो अब नहीं मिल रही। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। ये कह रहे हैं कहीं पे नदियाँ सूख गई होंगी, कहीं पे जंगल विनाश हो गया होगा, कहीं चारागाह समाप्त हो गए होंगे, कहीं बाढ़ आया होगा, कहीं सूखा हुआ होगा, लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि इतने सारे जो नगर थे वो सारे कैसे समाप्त हो गए, क्या हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। यानी कि जो असर दिख रहा है वो दिख रहा है कि परिवर्तन आया है, लेकिन ये परिवर्तन क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण है, अलग अलग विद्वान उसके लिए अलग अलग मत देते हैं, लेकिन कोई एक रीज़न तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, आप सभी को पता है। आधुनिक पाकिस्तान के कह रहा है सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, वहां से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं और छोटी छोटी बस्तियों में बस रहे हैं। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। यानी कि इनके पतन के बाद नए नए नगर का विकास हो रहा है, जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। और आप सिंधु घाटी सभ्यता की जो बातें हैं वो आज आपकी समाप्त हो गई। आगे कह रहा है और भी कुछ खास बातें। अन्यत्र उस समय दुनिया का क्या हाल था, दुनिया में क्या हो रहा था, तो उस समय दुनिया की खास बात, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं आपके सामने इसको रख रही हूँ। अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास इस इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। जो मिस्र का इलाका नील नदी के आसपास है वो इलाका अच्छा है, बाकी सब रेगिस्तानी बेल्ट है, मरुस्थल है। तो ये आपको नील नदी देखना है या मिस्र ढूंढना है। मिस्र के बारे में आपको क्या जानना है? कह रहा लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। मिस्र में राजाओं का शासन था और वो अपनी सेना को दूर दूर तक भेजते थे कीमती चीज़ों को लाने के लिए, यानी कि राजा शासन कर रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिसे पिरामिड के नाम से जाना जाता है। पिरामिड किसे कहते हैं? मकबरे को। ये देखिए पिरामिड है आपका, ये उनका मकबरा है, ये कोई भवन नहीं है, बल्कि आपकी पिरामिड क्या होते थे? मकबरे हुआ करते थे। आगे कह रहा है राजाओं के मरने पर उनके शव को इन्हीं पिरामिडों में दफना दिया जाता था। जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उनके जो शव होते थे इन्हीं पिरामिडों के अंदर दफना दिए जाते थे। आगे कह रहा है उनकी जो शरीर है उसको सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहते हैं। ये लोग एक विशेष प्रकार का रासायनिक लेप बनाते थे और उस रासायनिक लेप को डेड बॉडी पे लगा देते थे। वो रासायनिक लेप किस चीज़ का होता था पता नहीं, लेकिन उसको लगाने के बाद जो डेड बॉडी होती है ये सैकड़ों हजारों साल तक एज इट इज़ पड़ी रहती थी, सड़ती नहीं थी। और ये लोग उस बॉडी को रखे रहते थे। इनको बहुत अंधविश्वासी टाइप के थे। इन्हें लगता था कि अगर ये बॉडी हमारे पास रहेगी तो ये व्यक्ति दोबारा जन्म लेकर के हमारे यहाँ आएगा। और ये हर किसी की बॉडी पे नहीं लगाते थे, जैसे कोई विद्वान हो गया, कोई प्रकांड पंडित हो गया, राजा हो गए शक्तिशाली या पराक्रमी, तो ऐसे लोगों की डेड बॉडीज को रख करके उस पर पिरामिड बना देते थे, उसको लेप से सुरक्षित रखते थे, जिसको ममी कहा जाता था। आगे कह रहा है उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, जिसमें क्या होते थे? खाद्यान्न, खाने की चीज़ें, पेय, पीने की चीज़ें, वस्त्र, कपड़े, गहने होते थे, बर्तन होते थे, वाद्य यंत्र भी होते थे जो वो बजाते थे, हथियार भी होते थे जिससे वो युद्ध करते थे, और जानवर भी रखे जाते थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। यानी कि अगर मालिक मर गया
तो उसके सेवक और सेविका को भी मार के उनके साथ दफन कर दिया जाता था। यानी कि मालिक के साथ साथ देखिए कितनी सारी, जितना आजकल लोग शादी में दहेज में देते हैं, इतना ही लोग मरने के बाद कब्र में दे देते थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, खाने की चीज़ें हैं, पीने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, गहने हैं, बर्तन हैं, वाद्य यंत्र हैं, हथियार हैं, जानवर हैं, और सेवक सेविका को भी इनके साथ दफन कर दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ये लोग एकदम बेवकूफ़ थे, मरने के बाद इतनी ज़्यादा खर्च ये लोग कर रहे हैं। दहेज में दिया तो यूज़ होता है, इसका तो कोई यूज़ भी नहीं है। मैं तो बस इसको कोरिलेट कर रही हूँ कि आप सोच सकते हैं कि कितना अंधविश्वास रहा होगा, या अंधविश्वास कितनी गंदी चीज़ है कि आदमी से क्या ना करवा ले। हर कोई जानता है कि मरने के बाद क्या होता है, किसी को नहीं पता। फिर इन सब चीज़ों को रखने का या करने का कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं, कह रहा क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? तो बिल्कुल नहीं पड़ी होगी, आप सभी को पता है। आगे कह रहा है, कल्पना करो तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। अच्छी चीज़ है, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों की क्लास है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। आगे देखिए, कह रहा है आओ याद करें, अब तक की जो पढ़ी हुई बातें हैं उससे आपको ये बताना है। सबसे खास बात एनसीईआरटी की, आपको क्लास पढ़ने के बाद उसके प्रश्नों को सॉल्व करना है और उसको करने का प्रयास करना है। ये आपके दिमाग को डेवलप करेगा, सोचने की क्षमता बढ़ाएगा, आपकी लेखनी सुधारेगा और आपके अंदर लिखने की क्षमता डेवलप करेगा। आपको इसको सुमेलित करना है। तांबा कहाँ से आयात किया जाता था बच्चों? आप सबको रट गया होगा। आज की क्लास में मैंने बताया कि तांबा आपके राजस्थान के खेतड़ी के खान से आयात होता था। सोना कोलार की खान आपके कर्नाटक से आयातित होता था। टीन आपने देखा अफगानिस्तान और ईरान से। बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। आसानी से मैच हो गया ना? अगर क्लास को अच्छे से देखेंगे बहुत आसानी से मैच कर लेंगे, और यही खासियत है, आपको ये सारी चीज़ें देखना है। कह रहा हड़प्पा के लोगों के लिए धातु, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? बहुत आसानी से बता सकते हैं क्यों महत्वपूर्ण थे। मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर राइटिंग करके उत्तर लिखिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, सारा फ़ायदा आपको। मैं बस चाहती हूँ कि आप लोगों के अंदर लिखने, सोचने, समझने की क्षमता डेवलप हो। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इनका शॉर्ट स्क्रीन लेके इनका उत्तर बहुत आसानी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के साथ साथ लिखने का आदत डालिए, इससे आपका किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे होंगे, 6, 7, 8, 9, 10, इंटर, BA में कुछ भी कर रहे होंगे, TGT, PGT, नेट या किसी भी चीज़ की तैयारी, IAS, PCS, कोई भी एग्ज़ाम, सबके लिए एनसीईआरटी मस्ट है। बिना इसके संभव ही नहीं है कि आप कुछ बहुत अच्छा कर सके। तो इसको पढ़िए, फील कीजिए, नोट कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए, और अगर कोई समस्या है, कोई सुझाव है, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें आपके सुझाव का और आपकी बातों का इंतजार रहेगा, और आपके आंसर राइटिंग का भी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर के साथ ऐसे ही शानदार तरीके से। थैंक यू सो मच।